हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए क्विकली ज्योग्राफी के 5 सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है लोरेंशियन क्लाइमेट को डिपिक्ट करता है। मैंने रिसेंटली फ्यू मिनट सीरीज में पूरा का पूरा लोरेंशियन क्लाइमेट जो है समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन स्पेस से जुड़ा हुआ है। कई बार आपसे पूछते हैं कि ट्रॉपिकल वाटर्स में फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों नहीं होती है, अपवेलिंग जोन्स में जो है प्रोडक्टिव जोन ज्यादा क्यों होते हैं। तो वील अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, तीसरा यहां पे आइडिया ये है कि आई वांट टू गिव यू ऑल द निमोनिक्स जो कि आप कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी, कैस्पियन सी और रेड सी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी। ट्राइब्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी आप प्री के नजदीक जाते हैं, बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ ट्राइब्स हो और वो कहां पाई जाती हैं, उनके रीजन्स हो। तो उसको आप शुरू कर दीजिए। हम हर कुछ जो है प्रीमिक्स में ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट सीएपीएफ का क्वेश्चन है। सीएपीएफ के क्वेश्चंस बहुत अच्छा हमें इंसाइट देते हैं कि यूपीएससी किस तरह के सवाल जो है पूछती है। चलिए क्विकली जो है हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद रेनफॉल इन लोरेंशियन क्लाइमेट। अब वो कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन रीजन और जापान की बात करें कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन में वेस्टर्लीज जो है ग्रेट लेक से मॉइस्चर लेती हुई ईस्टर्न रीजन्स पे रेनफॉल करती है। जापान के लिए वो कह रहे हैं कि जापान के वेस्ट कोस्ट पे कैटेगोरिकली साउथ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून दोनों से ही एडिक्वेट रेनफॉल होती है। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है दोनों ही करेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। नॉर्थ अमेरिकन रीजन एंड जो जापान है, ये दोनों ही रीजन्स जो है लोरेंशियन क्लाइमेट को जो है डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेड रीजन्स है कैटेगोरिकली। अब आप कहोगे कि ये जो रीजन्स हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं है? रेड कलर तो सदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं। उसका रीजन क्या है कि ये जो क्लाइमेट है बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपको मिलता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आप देखो 40 डिग्री लैटिट्यूड के बाद लैंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे जो ये क्लाइमेट मिलता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर पे बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड बहुत ही कम लैंड एग्जिस्ट करता है। इस वजह से वहां ये क्लाइमेट नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो एग्जैक्ट कंडीशंस लोरेंशियन क्लाइमेट के लिए चाहिए होती हैं, उसका जो इकलौता रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है वो है पैंटागोनिया वाला रीजन। लेकिन यहां पे वो कंडीशंस नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी आ जाती है एंडीज माउंटेन्स। अब होता क्या है, वेस्टर्लीज यहां पे आना चाहती हैं, लेकिन वेस्टर्लीज पैंटागोनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? बिकॉज मॉइस्चर लेडन विंड्स वेस्टर्लीज जैसे ही एंडीज माउंटेन्स पे पहुंचती हैं, वो एंडीज के एक तरफ तो बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं, और ये जो रेनफॉल है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहलाती है। जब भी आप ध्यान दीजिए, मॉइस्चर लेडन विंड्स कभी भी हाईलैंड या पहाड़ों के पास पहुंचती हैं, तो वो पहाड़ के एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल कर देती हैं, एंड बाय द टाइम दे रीच द अदर साइड तो बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं करती। क्यों? बिकॉज एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल हो चुकी है और दूसरी तरफ अब विंड्स जो है मॉइस्चर ऑलरेडी शेड कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ के जो है रेनफॉल है ही नहीं। इसी वजह से आप देखोगे कि पैंटागोनिया में बहुत ज्यादा एरिड कंडीशंस हो जाती हैं, और जो लोरेंशियन क्लाइमेट है जहां पे रेनफॉल भी होती है, वैसी कंडीशंस यहां पे नहीं पाई जाती। पहली चीज। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रेनफॉल कैसे हो रही है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में? तो यहां पे क्या होता है, वेस्टर्लीज जो है यहां पे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में रेनफॉल करती। अब मैं हमेशा कहती हूं यहां पे आपको एक डाउट आना चाहिए। जो एक जनरल रूल है वो क्या कहता है कि जब भी मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं किसी भी कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगी, तो वो जिस तरफ से कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगी वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी और आगे भी रेनफॉल करेंगी। बट जब वो कॉन्टिनेंट के दूसरे एंड पे पहुंचेंगी वहां पे ज्यादा रेनफॉल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर से इनिशियली तो भरी हुई थी, बाय द टाइम वो दूसरे एंड तक पहुंची उन्होंने सारा मॉइस्चर रास्ते में ही शेड कर दिया होता है, इसीलिए दूसरी मार्जिन पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। लेकिन ये कंडीशन यहां पे फेल हो जाती है। अब आप कहोगे क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि जब वेस्टर्लीज आ रही थी रास्ते में उन्हें मिल गए ग्रेट लेक्स। राइट, आपने सुना भी होगा लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन। तो ये जो ग्रेट लेक्स है इनसे मॉइस्चर लेके ये कहां शेड करती हैं? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे शेड करती है। तो यस, जो वेस्टर्लीज है वो ग्रेट लेक से मॉइस्चर लेके वहां पे नॉर्थ अमेरिकन रीजन के ईस्टर्न रीजन में क्या करती है? रेनफॉल करती है। लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं है वहां पे रेनफॉल का। एक और जो रीजन वहां पे होता है, आप लिख भी लीजिए चाहे, राइट, कि यहां पे है आपकी गल्फ स्ट्रीम।
राइट तो होता क्या है, जब ईस्टर्लीज आती हैं, तो ईस्टर्लीज जब इस रीजन की तरफ आती हैं, गल्फ स्ट्रीम जो आपकी एक वार्म करंट है उससे मॉइस्चर लेती हुई आती हैं और उस मॉइस्चर को ईस्टर्न रीजन पे क्या करती हैं, शेड कर देती है। ठीक है, याद रहेगा। ओके यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज और क्या होती है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैंने ड्राइंग की है ये है लैब्राडोर करंट, और लैब्राडोर करंट है आपकी कोल्ड करंट। अब जहां भी कोल्ड और वार्म करंट मिलती है वो दुनिया के बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास आप देखेंगे बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है आपको कि व्हाई इज इट कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन में कैटेगोरिकली न्यू फाउंडलैंड में बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री है, उसके आसपास के रीजन में ग्रेट बैंक्स भी कहते हैं इसे। तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलती है। ठीक है, ओके नाउ गोइंग टू केस ऑफ जापान। ठीक है, अब ये जापान की बात करते हैं। तो जो आपने रेड रीजन्स देखे हैं वहां पे लोरेंशियल क्लाइमेट है। अब लेट्स सी यहाँ रेनफॉल कैसे हो रही है। देखो दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन बनाते हैं हम समर में। अब समर में क्या है, हीटिंग बहुत होगी, लैंड जल्दी हीट होगा। कोई भी चीज हीट होती है तो वहां होता है लो प्रेशर, उसके कंपैरिजन में वाटर पे होगा हाई प्रेशर। अब क्या होगा, हवा हाई टू लो जाएगी, यानी जब हवा मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके उस तरफ गई, एनीवे जो है उन्होंने जापान पे क्या की, बहुत ज्यादा बारिश की। अब इसकी जब हम कंडीशंस भी बनाएंगे कि कौन सी बनेगी, कि डायरेक्शन क्या बनेगी, तो आप देखिए ये डायरेक्शन बन रही है विच इज योर साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट मॉनसून से यहां पे जापान में बारिश हो रही है। नाउ एक और कंडीशंस बनाते हैं। अब हम बनाते हैं विंटर की कंडीशन। अब विंटर में क्या होगा, विंटर में जो है लैंड बहुत ही जल्दी कूल होगा, प्लस आप देखोगे साइबेरिया से बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं भी आएंगी। तो अब लैंड हाई प्रेशर पे होगा और ये लो प्रेशर पे होगा और हवा हाई टू लो आएगी। अब यहां पे आप कहोगे कि हवा जब लैंड से सी की तरफ आ रही है तो लैंड से आएगी तो कम मॉइस्चर लेके आएगी। अब ये जापान पे क्यों बारिश कर रही है, क्योंकि जब ये हवा जापान पे आ रही थी रास्ते में यहां आ गई एक वाटर बॉडी सी ऑफ जापान। तो व्हेन लेस मॉइस्चर वाली हवा, क्योंकि वो लैंड से आ रही थी, जापान के पास पहुंची, क्योंकि रास्ते में उन्होंने इस वाटर बॉडी से मॉइस्चर ले लिया तो उन्होंने अगेन जापान पे बहुत ज्यादा बारिश कर दी। और इसकी यदि हम डायरेक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी, यहां से आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट जो है आपका बन जाएगा। और ध्यान देना यहां पे जो हमने कंडीशन बताई, एक बार हमने वाटर बॉडी टू लैंड हवाएं बनाई और दूसरी बार हमने लैंड से वाटर बॉडी पे बनाई। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी, अगर मैं कहूं कि ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, कि एक सीजन में एक डायरेक्शन ऑफ विंड है, दूसरी सीजन में दूसरी डायरेक्शन ऑफ विंड है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मॉनसून का। इसीलिए आप देखोगे कहते हैं कि जापान में साउथ ईस्ट मॉनसून से भी बारिश होती है और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से भी बारिश होती है। ठीक है जी, चलिए अगली कंडीशन पे आते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रॉपिकल वाटर्स न्यूट्रिएंट्स आर क्विकली यूज्ड अप बाय द फाइटोप्लैंक्टन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो they are not available for long period in the upper layers under normal circumstances, because of which tropical waters are very unproductive। तो ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल वाटर्स में जब भी फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, राइट, और बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि वो जल्दी यूज कर लेते हैं इसीलिए ये न्यूट्रिएंट जो है अपर लेयर में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाते बहुत देर तक, इसीलिए ट्रॉपिकल वाटर जो है बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं। और वो ये कहते हैं टू एस्केप दीज प्रॉब्लम्स सी वाटर को कॉन्स्टेंटली जो है मिक्स होना पड़ता है डीप वाटर से, कि डेप्थ से वाटर को बहुत ज्यादा ऊपर वाले पानी की तरफ आना चाहता है, सो दैट ये न्यूट्रिएंट्स जब आए उस समय पे जो है फाइटोप्लैंक्टन्स के कांटेक्ट में जब ये आए अपवेलिंग जोन से। ध्यान से सुनना, यहां पे ये कह रहे हैं कि जब भी हम ट्रॉपिकल वाटर्स की बात करेंगे उस समय पे ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल वाटर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जल्दी यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल वाटर्स प्रोडक्टिव नहीं होते। वो कहते हैं टू एस्केप दिस प्रॉब्लम, जो डीप वाटर्स हैं यानी कि जो ओशन के डेप्थ से वाटर है, कोल्ड वाटर उसे ऊपर आना पड़ेगा सो दैट वो न्यूट्रिएंट लेके आए, जिस वजह से जो है अपवेलिंग जोन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए सोचिए इसके बारे में, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाती हूं। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। आपको पता है जब भी हम सनलाइट की बात करेंगे तो ट्रॉपिक्स में तो बहुत ही ज्यादा है। क्यों? बिकॉज वहां पे डायरेक्ट इंसुलेशन आ रही, क्योंकि सन ने तो 3 ही पोजिशंस पे रहना है, जो ऑन दैट पर्टिकुलर पोजिशन कौन कौन सी, सन ने तो सिर्फ ट्रॉपिक्स के बीच में ही मूव करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर से और कैंसर तक। उसके अलावा सन की सिर्फ स्लांटिंग रेडिएशंस होंगे। तो अब ट्रॉपिकल वाटर्स में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सनलाइट होगी। तो होता क्या है मैं आपको समझाती हूं। ट्रॉपिकल वाटर्स में बहुत ही ज्यादा सनलाइट होगी, और ट्रॉपिकल वाटर्स में जब भी हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स ने तो जी करना है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि ट्रॉपिकल वाटर्स में बहुत ज्यादा सनलाइट अवेलेबल है, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन्स और ज्यादा जो है आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब आसपास जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी इजिली यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, ज्यादा फास्ट फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा फास्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं यूज अप हो जाते हैं, जिस वजह से अगर सारे न्यूट्रिएंट्स को फोटोसिंथेसिस करने में ही यूज कर लिया गया बाय द फाइटोप्लैंक्टन, तो ट्रॉपिकल वाटर के न्यूट्रिएंट कम हो गए, ट्रॉपिकल वाटर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह जाता, राइट। और ट्रॉपिकल वाटर आप देखोगे वार्म वाटर होता है यूजुअली, बिकॉज सनलाइट बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है, इन जोन्स में जब भी अपवेलिंग होगी, और आपको पता है जब भी अपवेलिंग होती है वाटर में, तो वो नीचे से क्या लेके आते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं। तो अब क्या होगा कि इन जनरल तो ट्रॉपिकल वाटर वाज अनप्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि इतनी सनलाइट की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन ने यूज कर लिए। लेकिन अब क्योंकि अपवेलिंग से वहां पे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, अब फाइटोप्लैंक्टन्स को और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे टू मेक द एंटायर रीजन मोर प्रोडक्टिव। इसीलिए आप देखते हो कि हम कहते हैं कि जब भी अपवेलिंग होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे हमेशा जो है फिशेस बहुत ज्यादा होंगी। और वहां फिशेस क्यों होती है? क्योंकि कोल्ड वाटर जब ऊपर आता है, फाइटोप्लैंक्टन्स और ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और पूरे रीजन को और ज्यादा प्रोडक्टिव जो है बना देते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जहां पे फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, फिशेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। सो जो यहां पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, वही प्रॉब्लम आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में बताई गई। और वो कहते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होना चाहिए कि डीप वाटर्स में जो न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर्स हैं, उनको ऊपर तक आना पड़ता है, अप टू दी सनलाइट जोन, सो दैट ये अपवेलिंग जोन जो है और प्रोडक्टिव हो जाए। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को और न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तभी तो हम कहते हैं कि जहां भी अपवेलिंग होगी, जहां भी वार्म वाटर में कोल्ड वाटर मिलेगा, वो क्या रीजन्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, पर आज हमें रीजन पता लग रहा है कि ये जो डेप्थ से न्यूट्रिएंट रिच वाटर आ रहा है, इसका यूज कहां हो रहा है, इसका यूज फाइटोप्लैंक्टन्स कर रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। तो आई होप ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। कई बार बस हम पढ़ते ही रह जाते हैं कि अपवेलिंग हुई, जोन प्रोडक्टिव हो गया, बेस्ट फिशिंग जोन्स हो गए, लेकिन क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, चलिए तीसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो कुछ सेकंड के लिए आप यहां पॉज कीजिए इस वीडियो को और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे क्या है कि इनमें से अराल सी फॉल्स है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो अराल सी के एक तरफ आपका कजाकिस्तान है, एक तरफ उज्बेकिस्तान है। पहली चीज याद रखिएगा ना, जब भी आपसे पूछा जाता है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, आपने टर्म्स याद रखनी है। कैस्पियन सी के लिए आपकी टर्म है तारिक, राइट, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। तो वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि आपको मैप से पता हो, बट मान लो आपको याद ना आए, बहुत चीजें पढ़ रहे हैं, चीजें भूल सकती हैं, तो आप ये निमोनिक याद कीजिए और आपको हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। लेकिन अब ये निमोनिक फेल कब हो जाएगा? अगर मान लो ए में अजरबैजान की जगह आर्मेनिया दे दिया गया और आपको मैप ना पता हुआ हो। तो मैप शुड बी
seen या rather map should have been seen by you by now, पर हाँ ये आपको बेसिक जो है मदद कर सकता है टू रिमेंबर दी कंट्रीज। सिमिलरली रेड सी के नमूने क्या है, डेसी, आप देखिए जिबूती, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया एंड यमन। तो बेसिक चीज जो है आप जरूर याद रखें। सिमिलरली ब्लैक सी के लिए आप जो है बर्गर याद रखते हैं तो यहाँ पे आप बर्ग आरटी याद रखेंगे। बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ इन चारों को तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत बार बुशमैन तो यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। तो 4 आपको ट्राइब्स दी गई हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, राइट। तो 4 आपको ट्राइब्स दी गई हैं, आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है और आपकी इनकरेक्ट है सेकंड। तो यहां पे अगर आप ट्राइब देखेंगे ये जो है सहारा से जुड़ी हुई है, तो इन 4 का आप नोट जरूर बना लें, राइट, सो दैट आपके पास लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कोई चीजें हो। हमेशा ना लास्ट मिनट रिवीजन के कुछ नोट्स होने चाहिए, ट्राइब्स, कुछ आर्टिकल्स, ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको लास्ट मिनट याद करना पड़ता है, वो उसमें आप ये जरूर ऐड कर लें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो सीएपीएफ में पूछा गया है। तो बेसिकली अगर आप देखिए यहाँ पे वेजिटेशन और जोन बताया गया है, राइट। आप देखिए महोगनी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शिपेरल वेजिटेशन, टैगा, लाइकेंस, टूंड्रा, सैल जो है मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड जो जोन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, लाइकेंस तो ना आपको पता होना चाहिए कि लाइकेंस एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम जो कम टेम्परेचर होता है उस पे जो है सर्वाइव करते हैं। तो लाइकेंस तो प्रेडोमिनेंटली कहाँ होते हैं, टूंड्रा रीजन में होते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम ठंडे जोन्स की बात हो रही है। और मैं आपको बताती भी हूँ, महोगनी आप देखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, जो आपका यहाँ पे सैल है मॉइस्ट डेसिडुअस, एंड जो शिपारल की हम बात कर रहे हैं ये ऐसे क्लाइमेट्स में होगा जहां पे आप देखोगे वेट विंटर्स होती है, विंटर रेनफॉल जिसे आप कहते हैं। और विंटर रेनफॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का। तो ना जो ये जो आपसे स्पीशीज पूछी गई है, यूपीएससी ने पिछले 3-4 साल में 2 बार इन पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। तो स्पीशीज आपको सारी की सारी जो है याद होनी चाहिए, राइट। तो कुछ तो आप जो है डिड्यूस ही कर सकते हो, जैसे थर्ड आपको डायरेक्टली पता लग सकता था कि लाइकेंस तो हो ही नहीं सकते, राइट। सैल भी बहुत ज्यादा फेमस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है माना जाता है। तो आपका सेकंड जो है इनकरेक्ट है, आप इनको याद कर लीजिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, इवन प्रीलिम्स में भी 2 बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, जैसे ना फॉर एग्जांपल मॉइस्ट डेसिडुअस की हम बात करते हैं, तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि मेजॉरिटी इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और हमें बताते हैं कुछ वेट डेसिडुअस होते हैं, कुछ ड्राई डेसिडुअस होते हैं। अब देखो यूजुअली तो वेट डेसिडुअस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिलेंगे, जब भी आप ट्रांजिशन जोन की बात करते हो ना, फॉर एग्जांपल जैसे डेसिडुअस से आप जो है थॉर्नी फॉरेस्ट, सॉरी ड्राई वेजिटेशन की तरफ जाओगे, तो जो आपके ट्रांजिशन जोन होंगे जहां पे धीरे धीरे रेनफॉल कम होने लगेगी, वहां आप देखते हो बहुत ज्यादा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। यूजुअली मॉइस्ट डेसिडुअस, राइट, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, लेकिन ड्राई डेसिडुअस कहाँ होंगे, जो आपके ट्रांजिशन जोन्स होंगे टुवर्ड्स दोज रीजन्स जहां पे आपकी रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं और आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि फाइनल एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा। तो चलिए दैट वाज ऑल फॉर द डे। आप सभी को हमारे क्रैश कोर्सेज के बारे में मालूम है, अभी भी देर नहीं हुई है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्सेज अवेलेबल। बहुत ही डिटेल में जो हम यहाँ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो इसकी कोई भी आपको डिटेल चाहिए आप इन नंबर्स पे जो है कॉल कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।